उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा दिन देखा कि ये हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी चेयरमैन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, जो पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं देता, खुद बोलता है और कहता है कि साहब संविधान। चेयरपर्सन का काम होता है कि आप मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों की बात को रखें, कोरम मेंटेन करें। इसका यह है कि सब चुप रहें, मैं बोलूँगा। और फिर वो कमेंट कर रहा है कौन सी पार्टी है जिसमें वो नहीं गए। उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं उस आदमी की। वो कांग्रेस में रहे, वो जनता दल में रहे, वो सारी पार्टियों में रहे, क्योंकि जहाँ लड्डू मिले वहाँ चले गए। अब हमको सबक सिखा रहे हैं। हम मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क में इतने आर्टिकल्स में दिया हुआ है, उसको अगर तुम छीनोगे तो कोर्ट ही नहीं, हिंदुस्तान की आवाम तुम्हें नोच के फेंक देगी। संविधान का वायलेशन जो भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसको उसकी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाए। अपने को सनातनी कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म में किसी को मारने को, किसी को तकलीफ देने को, किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है सनातन धर्म में। ये लोगों को मार के कहते हैं हम सनातनी हैं। जगदीश धनखड़ का आज अखबारों में छपा है कि उन्होंने सवालात खड़े किए हैं कोर्ट के ऊपर, और वो मुद्दा भी उठाया है एक जज के घर पर जो पैसा मिला था, कैश मिला था, उससे जोड़ करके इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा दिन देखा कि ये हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी चेयरमैन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, जो पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं देता, खुद बोलता है और कहता है कि साहब संविधान। ऐसा कोई आपने देखा आज तक? चेयरपर्सन का काम होता है कि आप मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों की बात को रखें, कोरम मेंटेन करें। इसका यह है कि सब चुप रहें, मैं बोलूँगा। और फिर वो कमेंट कर रहा है। और उनकी अपनी शख्सियत क्या है, कौन सी पार्टी है जिसमें वो नहीं गए। उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं उस आदमी की। वो कांग्रेस में रहे, वो जनता दल में रहे, वो सारी पार्टियों में रहे, क्योंकि जहाँ लड्डू मिले वहाँ चले गए। अब हमको सबक सिखा रहे हैं और नेशन को बता रहे हैं कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो सकता है। संविधान का वायलेशन जो भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसको उसकी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाए। और इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ इससे जाहिर होता है कि वो हमारे नायब सदर तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान ने ऐसा भी नायब सदर देख लिया। हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए कल से सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है, और जब पार्लियामेंट में इसकी मुखालफत की गई थी तब भी ये कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों की संख्या 27-28 है पार्लियामेंट में, ज़्यादातर जो एमपीज़ हैं वो गैर मुस्लिम हैं और वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। अब जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फ़ैसला आया, अब ये कहा जा रहा है कि जितने जज हैं तमाम गैर मुस्लिम हैं, जो वकील बहस कर रहे थे वो तमाम गैर मुस्लिम हैं। तो किस तरह से इन लोगों को ट्रीट किया जाए? देखिए, अगर आप इसको हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये हिंदुस्तान टूट जाएगा, जो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। सवाल ये कि यहाँ दो किस्म के लोग हैं। एक तादाद है जो चाहती है कि यहाँ का संविधान बचा रहे और ये मुल्क बचा रहे। एक ये नई कौम पैदा हुई है, और ये कौम वो कौम है जिसने एक नया मज़हब बना लिया है। अपने को सनातनी कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म में किसी को मारने को, किसी को तकलीफ देने को, किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है सनातन धर्म में। ये लोगों को मार के कहते हैं हम सनातनी हैं। तो ये जो दूसरा ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर एक नई हुकूमत बनाना चाहता है। तो लड़ाई जो है वो दो ग्रुप में है। हमको इसको हिंदू मुसलमान की हैसियत से नहीं देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात वाज़ेह भी कर दी, और किसी ने भी ये बात नहीं कही है। आर्टिकल 26 से हमारा रिश्ता है, आर्टिकल 30 से हमारा रिश्ता है, आर्टिकल 31 से हमारा रिश्ता है, आर्टिकल 25 से हमारा रिश्ता है, आर्टिकल 14 से हमारा रिश्ता है। हम उससे बंधे हुए हैं,
हम मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क में कितने आर्टिकल्स में दिया हुआ है, उसको अगर तुम छीनोगे तो कोर्ट ही नहीं, हिंदुस्तान की आवाम तुम्हें नोच के फेंक देगी। अरे साहब, जगदम्बिका पाल जो इसको कमेटी को हेड कर रहे थे, ड्राफ्ट कमेटी को, उनका ये कहना था कि अगर एक भी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? और दूसरी बात ये कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीतते हैं 28-29% मुसलमान हैं, तो सबक सिखाना चाहिए अब मुसलमानों को। देखिए, वो तो रिज़ल्ट आएगा, पता लग जाएगा। और जहाँ तक कि वो उसकी बात कर रहे हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा 5 तारीख को कि वो उनका अपना इस्तीफ़ा दे दें, और उनको दे देना चाहिए, इसलिए कि झूठ की कोई लिमिट नहीं होती है। इस पैमाने पे झूठ बोला है उन्होंने। तो ऐसे झूठे आदमी को अगर कॉन्शियस उसका जाग रहा है, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, हम लोगों को वेलकम करना चाहिए, और फिर ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वापस आएँ तो देखा जाएगा कैसे आते हैं। सवाल सिर्फ मुसलमान का नहीं है, मुश्किल ये हो गई कि एक तबका आरएसएस ने और मोदी और योगी ने ऐसा बना दिया है कि तुम मुसलमानों के साथ जुल्म करो और हम तुम्हें वोट देंगे। ये उसका नतीजा है। अभी तक मुस्लिम वोट, सेकुलर वोट बट गया, ये जीत गए, लेकिन हम तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा चुके हैं, इनका इलेक्शन लड़ा चुके हैं, इनके इलेक्शन में हम खुद गए हैं, इनके घर गए हैं, हमारा रिश्ता रहा है इनके साथ, तो हम तो इनको अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग अपनी आइडियोलॉजी को अपने इलेक्शन के लिए छोड़ दें, मैं उन्हें इंसान नहीं समझता। मैं भी सियासत में रहा हूँ, मैं कांग्रेस से दुखी हुआ, मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। अगर मुझे कोई ओहदा लेना होता तो मैं दूसरी पार्टी चला जाता। तो मैं तो उस सोच का आदमी हूँ। मेरी एक आइडियोलॉजी है, मैं गांधी को, नेहरू को, लोहिया को मानता हूँ, अम्बेडकर को मानता हूँ, और वो आइडियोलॉजी जब मुझे कहीं नहीं मिली मैं घर बैठ गया। ये वो लोग हैं जो कल अगर यहाँ से ये सरकार उतर जाए तो क्या ताज्जुब कि ये लोहिया के पैरोकार हो जाए, और कोई ताज्जुब नहीं कि मुस्लिम लीग में भी चले जाए, ओवैसी के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, क्योंकि अभी भी सलाम अलैकुम ही करते हैं मुसलमानों से। तो ऐसे लोगों की कोई एतबार नहीं है। मैं समझता हूँ उनका आज बयान मैंने पढ़ा था, आपने कहा था, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि वो अब 5 तारीख को इस्तीफ़ा दे देंगे तो पाक साफ़ हो जाएगा वहाँ का माहौल। अलीफ साहब, एक आखिरी सवाल, एक भ्रांत फैलाई जा रही है, भ्रांति इस पूरे मामले को लेकर के मुसलमान जिस ज़मीन पर हाथ रख दे वो वक्फ की हो जाती है, और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन मुसलमानों के पास है। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए क्या कोई ऐसी कैंपेन चलाने की ज़रूरत है? अपने जो बरादरान वतन हैं उन तक सही बात पहुंचाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए किस तरह की कोशिश की जाए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बात पूछी है, यही प्रोपेगेंडा है। वक्फ की ज़मीन कैसे होती है आप समझिए। अगर किसी शख्स ने आके ये कहा कि साहब ये ज़मीन हमारी है, वो दस्तावेज़ देता है, सर्वेयर उसको सर्वे करता है, और सर्वे किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई उसको जाके देखता है और फिर उसको नोटिफाई करता है अखबार में, और उसमें टाइम देता है कि किसी को ऑब्जेक्शन है तो हमको उससे कांटेक्ट करें। अगर कोई आदमी कांटेक्ट करता है तो वो सिविल सूट में चला जाता है, और अगर कोई आदमी क्लेम नहीं करता है तब वो वक्फ की ज़मीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको चेक करके तब गजट करता है। तो वक्फ कहाँ से छीन लेगा भाई, उसके पास कौन सी पावर है? वो स्टेट गवर्नमेंट ही तो गजट करती है। और वक्फ के अंदर जो सर्वेयर है, जो सीईओ है, जो चेयरमैन है, वो सब गवर्नमेंट के अपॉइंटेड किए हुए लोग हैं, किसी मदरसे के, किसी मौलवी के नहीं किए हुए हैं। ये बात ढोंग रचा दी इन्होंने। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि साहब एक चीज़ और आपको बताई होगी कि साहब वो 6 लाख के करीब ज़मीन थी एकड़, अब वो 8 लाख हो गई, कितनी हो गई? 2013 में जो एक्ट बना था जिसके हम भी हिस्सेदार थे, हम उसके कमेटी के मेंबर थे, उसमें हम लोगों ने कहा था कि मैक्सिमम तौर पर
आप सर्वे करिए और जो ज़मीनें जिनके पास हैं उसको रजिस्टर्ड करिए, गज़ट कराइए। तो कोई दूसरी ज़मीनें छीन नहीं ली गई, जिन कब्ज़ों पे कब्ज़ा था उसको गज़ट कराया गया। तो जाहिर है कि वो तादाद बढ़ गई, उनका साहब छीन लिया इन्होंने। असल लुटेरे तो सरकार खुद है, हमको लुटेरा बता रही। जितनी भी ज़मीनें हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक उसी में कह दिया था मजाक में ही, और फैक्ट यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ की ज़मीन पर है। अब अगर हम उसको गज़ट कराएं तो सरकार तो करेगी नहीं, लेकिन अगर सरकार गज़ट कर देगी तो क्या वक्फ ने छीन लिया उसको? तो सरकार ही तो गज़ट बनाएगी। कब्जा तो होने को। तो ये कह दें कि साहब वक्फ वालों ने साहब हाई कोर्ट की बिल्डिंग छीन ली, है तो हमारी बिल्डिंग, वो हम छीन नहीं पा रहे हैं। कौन लुटे रहा है? गवर्नमेंट लुटे रही है। ये बहुत सी बातें हैं जिसको समझना चाहिए। वक्फ कोई किसी की ज़मीन पे कहे तो ये दिया गया कि जिस चीज़ पे हाथ रख दो वो वक्फ की। अबे कैसे हाथ रख देंगे? हमारी कोई इसको लेकर कोई कैंपेन चला रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को बताया जाए फैक्ट क्या है। देखिए, जब झूठ बोलना ही ज़िंदगी का मकसद हो तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन धीरे धीरे पहचानना चाहिए। मीडिया उनके पास है और हम आपके चैनल के ज़रिए ये लोगों से कहना चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए और लोगों को समझाइए। अगर वक्त में खुर्द-बुर्द हुई है, पैसे खाए गए हैं, तो सरकार के ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं लग रहा? मैनेजमेंट तो पूरा सरकार का है। सरकार किसको बनाती है? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। जो किसी पार्टी का निकम्मा आदमी जो इलेक्शन हार जाए, जिसको कोई एडजस्ट न कर पाए, तो उससे कहते हैं जाओ चेयरमैन बन जाओ। वो लाल बत्ती लेके चेयरमैन ही करता है, लूट मार करता है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह की जायदाद में खुर्द-बुर्द करने वाला जहन्नुमी है। लेकिन वो ऐसे आदमी को भेजते हैं। अगर किसी ऐसे आदमी को भेजें जिसको ये मालूम हो कि वक्फ की ज़मीन के मानी क्या है, तो वो ऐसे हिफाजत करेगा जैसे एक चौकीदार करता है बैठ के। तो ये कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। जो सीईओ है, जो कमाता है वहाँ बैठ के, वो सरकारी मुलाजिम होता है, कोई मौलवी तो नहीं अपॉइंट करता ना। तो ये इल्ज़ाम सरकार क्यों नहीं ले रही है? 2014 का जो एक्ट आया था, जिसमें हमने ये कहा था, एक्ट ने कहा था कि आप अगर किसी को ज़मीन दिए हुए हैं तो मार्केट वैल्यू पे देना पड़ेगी, आप किसी को बेच नहीं सकते हैं। तो सरकार ने उन 11 साल में क्या किया? एक भी इशू नहीं उठाया। तो कौन मुजरिम है? बीजेपी की गवर्नमेंट मुजरिम है या मुसलमान मुजरिम है? ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि जो जजमेंट आएगा, अब इससे पलट यूँ नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ लिख दिया गया और कह दिया गया, तो ये 2-3 इश्यूज़ तो आ जाएंगे। लेकिन ये मत समझिए कि बहुत से इश्यूज़ पर ऐसे हैं जिस पे ये हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करेंगे।